हाय एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस वैल्यूएशन का स्टडी नोट नंबर 6, जिसका नाम है वैल्यूएशन मॉडल। प्योर प्रैक्टिकल स्टडी नोट है और हमारे एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स की ये वेटेज रखता है। तो इसमें थ्योरी क्या लिखी गई है हमको उसका कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जब थ्योरी आती ही नहीं तो पढ़कर क्या करोगे। तो हम सिर्फ इसके प्रैक्टिकल पर नजर रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल चैप्टर वैल्यूएशन मॉडल्स। इसमें एक बार फॉर्मूले पर नजर डालते हैं और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को करते हैं। पहला टॉपिक आता है इकोनॉमिक वैल्यू एडिड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EVA। दिस एनालिसिस is based on the premise that shareholder value is created by earning a return in excess of the company's cost of capital। तो जो भी आपने पैसा कमाया कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अलावा, यानी कि आपके कमाए पैसे से जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, या तो वो WACC होती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर वो क्या होती है हमारी KD होती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट। तो इनको कवर करने के बाद जो पैसा आपके शेयर होल्डर के हाथ में आया उसको बोलेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। EVA इज डिफाइंड एज एक्सेस प्रॉफिट ऑफ अ फर्म आफ्टर चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कवर करने के बाद जो भी सरप्लस बचता है उसको हम बोलेंगे EVA। EVA shows a residual income after charging the company for the cost of capital. It represents the value added to the shareholders by generating operating profit in excess of the COC, मतलब cost of capital employed in the business। तो EVA एक रेजिडुअल इनकम को बताता है कि एक कंपनी ने कितनी रेजिडुअल इनकम कमाई, सारे खर्चों को माइनस करने के बाद, सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस करने के बाद जो हिस्सा बचता है उसको बोलेंगे हम EVA। हमारा प्रैक्टिकल फॉर्मूला आ चुका है जिससे हमको EVA का क्वेश्चन सोल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या है? EBIT 1 माइनस टैक्स माइनस WACC मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। EBIT 1 माइनस टैक्स, जिसको हम NOPAT भी बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस अमाउंट में से आपको ये अमाउंट माइनस करना है, जो कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड पर WACC लगाकर ये आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है? अपनी EVA को निकालना है। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या आता है? ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आता है इसका दूसरा फॉर्मूला। आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट वैल्यू एडिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? MVA। ये क्या है? इट इज द वैल्यू एडिड टू द बिजनेस by management since the business was established over and above the money invested by the owners। तो जो भी वैल्यू एडिशन हुआ एक बिजनेस को, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तब से लेके अब तक मैनेजमेंट के द्वारा
जो भी एक बिजनेस में वैल्यू एडिशन हुआ, जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसके अलावा जो भी सरप्लस एक बिजनेस में हुआ अब तक, उसको बोलेंगे हम मार्केट वैल्यू एडेड। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि डेट प्लस इक्विटी। जितनी भी आपकी मार्केट में वैल्यू है उसका अमाउंट आप लिखेंगे, देन उसमें से माइनस कर देंगे आपने कितना पैसा लगाया था, इन्वेस्टेड इक्विटी कैपिटल। तो फिर आपका क्या आ जाएगा? जो भी आपका एडिशन हुआ है टिल बर्थ टू टिल नाउ, जब से आपकी कंपनी ने जन्म लिया तब से लेके अब तक जो भी आपका एडिशन हुआ है, या दैट इज मार्केट वैल्यू एडेड आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म बाय FCFF। FCFF मतलब फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। फ्री कैश फ्लो टू द फर्म आपको लेने हैं। फ्री कैश फ्लो टू द फर्म या फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी को निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर जो भी ज़्यादातर यूज होते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं फ्री कैश फ्लो क्या होता है, कि आपको फ्यूचर में कैश फ्लो कितना मिलेगा, फ्री कैश फ्लो कितना मिलेगा। जैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, उसमें सारे नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड करते हो, जो हमारे वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आए हैं उनको एडजस्ट करते हो, टैक्स माइनस करते हो, बिल्कुल वैसे ही फ्री कैश फ्लो निकलते हैं। तो फ्री कैश फ्लो कैसे निकलते हैं वो हम क्वेश्चन में, अलग अलग क्वेश्चन में कैसे निकलेगा उसको हम वहाँ पर देख लेंगे। जो फॉर्मूले हम लिख चुके उसको यहाँ पर देख लेंगे। और आइए एक बार देखते हैं कि एक फर्म की वैल्यू कैसे आती है। तो आपको फ्री कैश फ्लो टू द फर्म लेना है, उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 1 + G से। सर ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर क्वेश्चन में गिवन है आपके फ्यूचर के कैश फ्लो ग्रो होंगे तो आपको उनको क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू पे लाना है, यानी कि उनमें ग्रोथ ऐड करनी है। और डिवाइड कर देंगे WACC - G, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ। तो ये है हमारा फॉर्मूला एक फर्म की वैल्यू निकालने के लिए जब आप FCFF को यूज कर रहे हो, यानी कि आप एक फर्म की टोटल वैल्यू निकाल रहे हो। FCFF का मतलब मैं आपको बता चुका, G का मतलब है ग्रोथ रेट और WACC का मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म बाय FCFE, डेट इज इक्विटी। अगर आप एक फर्म की वैल्यू निकालना चाहते हो एज पर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, तो आपको क्या करना है, जो कैश फ्लो है वो इक्विटी शेयर होल्डर को कितने हो रहे हैं वो ले लेंगे, यानी कि आप FCFE को लेंगे और बाकी फॉर्मूला आपका सेम है, पर यहां पर WACC की जगह कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा, क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर वालों की कर रहे हो। तो फॉर्मूला क्या बना एक फर्म की वैल्यू निकालने का बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्विटी, FCFE, उसमें ऐड करेंगे ग्रोथ और KE - G। हेयर FCFE मतलब फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी। इक्विटी वालों को कितना पैसा मिलेगा उसको हम निकालेंगे, और KE का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब देखते हैं FCFE कैसे निकलता है। फॉर्मूला है NOPAT माइनस इंटरेस्ट। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस करना है और ऐड कर देना है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सर क्यों? क्योंकि ये क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। ओके, माइनस कर देना है
जो भी आपने कैपिटल नेचर का खर्चा किया, और आपको माइनस कर देनी है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर आप माइनस करेंगे जितना भी प्रिंसिपल आपने पे कर दिया, क्योंकि ये आपका आउटफ्लो है, और फिर आप ऐड कर देंगे प्रोसीड फ्रॉम न्यू डेट इशू, क्योंकि आपके पास प्रोसीड से क्या आया, आपके पास इनफ्लो आया। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी तो ऐसे ही करते थे, जो इनफ्लो गया और जो इनफ्लो आया उसको लिखते थे, और जो इनफ्लो है ही नहीं, जैसे हमारा डेप्रिसिएशन, उसको ऐड बैक करते थे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, आप क्या कीजिए, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म को लीजिए, उसमें बोरोइंग्स ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपके पास इनफ्लो आया तो आपका कैश फ्लो बढ़ा। आप इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स माइनस कर दीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट आपके पास से गया, और इंटरेस्ट जब जाता है तो उस पर टैक्स की सेविंग मिलती है, तो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स लीजिए और देन माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल रीपे, क्योंकि ये आपका क्या है, आउटफ्लो। तो इनको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, नए नए क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो। तो तीसरा फॉर्मूला क्या है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, मतलब ईपीएस, अर्निंग पर शेयर माइनस कैपिटल एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप कंफ्यूजन में मत जाए कि डेप्रिसिएशन माइनस क्यों किया, क्योंकि बाहर हमारा माइनस है तो ब्रैकेट में लिखा है, तो इन लास्ट डेप्रिसिएशन ऐड होगा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस डेट रेशो। सर 1 माइनस डेट रेशो से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेट रेशो जो है वो तो डिबेंचर्स की है, जो हमारे डेटर्स है उनकी नहीं है। तो जो भी डिबेंचर है, जो भी टोटल डेट है, उसकी रेशो से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 1 माइनस डेट रेशो करने के बाद हमारा इक्विटी का रेशो आ जाएगा। तो हम देखेंगे जो ये खर्चा है ये इक्विटी वालों का कितना है, यानी कि इसमें योगदान इक्विटी वाले कितने देंगे, फिर माइनस करेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और उसको भी हम प्रोपोर्शनेट माइनस करेंगे। तो फॉर्मूले ध्यान से देखना, इनको याद करना, और इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन इनफ्लोज ऑफ ईच ईयर आर गिवन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इससे आते हैं, पर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो आधे पेज में भी नहीं होता। एक बहुत बड़ी स्टोरी लिखी होती है, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि फर्म की वैल्यू बताओ, तो बिल्कुल भी ना घबराए, इस छोटे से फॉर्मूले से वो बहुत बड़ा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अभी हम आपको क्वेश्चन भी सोल्व करके जरूर दिखाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज प्लस टर्मिनल इनफ्लो प्लस 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। तो फॉर्मूला क्या बना, जो भी आपके फ्यूचर में इनफ्लो होंगे उनकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, और फिर उसमें क्या ऐड कर दो, टर्मिनल इनफ्लो। टर्मिनल इनफ्लो हमको कब यूज करना है, टर्मिनल इनफ्लोज आर टेकन व्हेन इनफ्लोज कंटिन्यू टू रिसीवेबल। अगर क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि आपको 10,000 रुपये इनफ्लो मिलेगा 5 ईयर्स ऑनवर्ड, मतलब 5 ईयर्स ऑनवर्ड लिखा है, ये नहीं बोला कब तक मिलेगा, तो मतलब कि आपको ये मिलता ही रहेगा। तो आपको इसकी क्या निकालनी है, टर्मिनल वैल्यू। वो कैसे निकलेगी, जो भी आपको इनफ्लो बताया गया है कि आने वाले अनंत काल तक ये इनफ्लो मिलेगा, उसको आप ग्रोथ से एडजस्ट कर देना, क्योंकि वो इनफ्लो बढ़ेगा अगर ग्रोथ गिवन है, और माइनस कर देना के ई माइनस जी से। तो के ई माइनस जी से इसको डिवाइड कर देना, और जो दोनों का सम आएगा वो कहलाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म। क्योंकि जो फ्यूचर में पैसा मिलने जा रहा है उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वही तो हमारा कहलाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म,
कि आने वाले सालों में हमको इस फर्म से इतना पैसा मिलेगा, तो एट प्रेजेंट इस फर्म की वैल्यू क्या है। अगर आप किसी बिजनेस को टेक ओवर करने जा रहे हो तो आप क्या निकालोगे कि फ्यूचर में आने वाले इस बिजनेस से प्रॉफिट क्या है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो आज के समय में, क्योंकि आप डिसीजन आज ले रहे हो और उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू ऑफ इक्विटी फर्म को निकालने का एक और फॉर्मूला, आप टोटल फर्म की वैल्यू निकालो और जो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है और जो डेट की वैल्यू है उसको माइनस कर दो, तो उससे भी आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी फर्म आ जाएगी। अगला फॉर्मूला आता है पीई रेशो, प्रॉफिट अर्निंग रेशो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। एज यूजुअल आप बहुत बार इसको देख चुके हो, पर पीई रेशो अगर आपकी ग्रोथ ज्यादा है तो फॉर्मूला हो जाता है बड़ा। क्या, पे आउट रेशो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट में 1 प्लस जी की पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न और उसकी भी पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। फिर प्लस कर देंगे पे आउट रेशो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी की पावर एन, देन अगेन मल्टीप्लाई 1 प्लस जी और जी की पावर एन, ब्रैकेट के ऊपर नहीं, जी की पावर एन, और इस वाले पोर्शन को डिवाइड कर देंगे आर माइनस जी से और इस वाले पोर्शन को डिवाइड कर देंगे आर माइनस जी की पावर एन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर एन। एक थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है, इसको याद कीजिएगा और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सोल्व कर देना। बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टडी नोट है, 10 से 15 नंबर की वेटेज आती है, कोई भी थ्योरी इससे नहीं आती, ना आई है ना आएगी और ना अब तक आती थी। तो आपका बिल्कुल प्योर स्टडी नोट है, सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करें और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगला टॉपिक आता है मिनिमम प्राइस ऑफ द वारंट। एक क्वेश्चन आपको गिवन होगा, उसमें पूछा जाएगा कि निकालिए मिनिमम प्राइस ऑफ द वारंट। तो आपको फॉर्मूला क्या देखना है, मार्केट प्राइस ऑफ द कॉमन स्टॉक माइनस एक्सरसाइज प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेशो। उस स्टॉक का आज मार्केट प्राइस क्या है, उसका कल का एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सचेंज रेशो से, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन होगी। उसके बाद फॉर्मूला आता है, क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि अब आप वारंट प्रीमियम निकालो, तो वो कैसे निकालोगे, मार्केट प्राइस ऑफ वारंट माइनस मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट। जो प्राइस आपने ऊपर निकाला उसको आप माइनस कर दोगे किस में से, मार्केट प्राइस ऑफ वारंट में से। ऊपर हमारा मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक था और नीचे मार्केट प्राइस ऑफ वारंट की बात हो रही है कि जिस वारंट में आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो वो मार्केट में कितने का सेल हो रहा है, तो उसको यहां पर लेना है। अगला टॉपिक है कन्वर्जन रेशो। कन्वर्जन रेशो का फॉर्मूला क्या है, पार वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय कन्वर्जन प्राइस। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कन्वर्जन रेशो निकालो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। आप बिल्कुल मत सोचो कि सर सीधा फॉर्मूला क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके लिए फॉर्मूले तो याद करने हैं। तो आप प्लीज इसको मन से याद कीजिए और जब हम अपने क्वेश्चन वाले सेक्शन पर आएंगे आपको एहसास होगा कि बिल्कुल सर ने ठीक बोला था, सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से सोल्व हो रहे हैं और ये स्टडी नोट बिल्कुल प्रैक्टिकल आता है। अगर आप अपने पेपर नंबर 20 का एग्जाम का पेपर देखो तो उसमें सेक्शन बी में आपको कहीं पर भी थ्योरी नहीं मिलेगी। सेक्शन बी फुल्ली 50 मार्क्स का थ्योरी में आता है।
कन्वर्जन वैल्यू पूछा जाए तो आपको क्या करना है, कन्वर्जन रेशो जो आपने ऊपर निकाली उसको मल्टीप्लाई कर देना है मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ द कॉमन स्टॉक जो कि हमको गिवन होगी। सब चीज क्वेश्चन में गिवन होगी, बस आपको फॉर्मूले को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। कन्वर्जन प्रीमियम, अब कन्वर्जन प्रीमियम अगर पूछा जाए तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक माइनस हायर ऑफ द सिक्योरिटी वैल्यू एंड कन्वर्जन वैल्यू। जो कन्वर्जन वैल्यू आपने ऊपर निकाली और एक सिक्योरिटी वैल्यू, इन दोनों में जो भी हायर होगा उसको आपको माइनस करना है। आइए देखते हैं ये सिक्योरिटी वैल्यू कैसे निकलती है। इसका फॉर्मूला है डिविडेंड माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये है इसका फॉर्मूला। तो यहां पे हमने कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस किया। आइए देखते हैं इन पर कौन कौन से हमारे क्वेश्चन हैं। तो अब हम देखेंगे हमारे वैल्यूएशन मॉडल के क्वेश्चन क्या है और उनको एक एक करके सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।